नमस्कार दोस्तों। इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। भारत का लोकतांत्रिक ताना बाना उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी पर पनपता है, जो नीतियां बनाने और जनता की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे जैसे हमारा भारत वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति अर्थात ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को अपना रहा है, इन प्रतिनिधियों की योग्यता एवं दक्षता तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। तो इसी संदर्भ में आज हम मितुल जावेरी का ये लेख द एरा ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो एज ऑफ नाउ इंडिया में 788 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा। एंड बेसिकली यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स की बात हो रही है, न कि सैंक्शनड। एंड अप्रोक्सीमेटली 4123 मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं एंड अबाउट 31.8 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इन द लोकल पंचायत। और इनमें से 75% ऑफ लोकसभा मेंबर्स एंड 64% ऑफ एमएलएज आर ग्रेजुएट। ये सब मिलके पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं एंड इंश्योर करते हैं कि इन पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन सेंटर या फिर स्टेट लेवल पे अच्छे ढंग से हो। लोगों के जो इश्यूज हैं उनको उठाया जाता है पार्लियामेंट में, असेंबलीज में या फिर काउंसिल्स में, एंड दे वर्क ऑन इश्यूज ऑफ इंपॉर्टेंस एज पार्ट ऑफ कमेटीज। और इन पॉलिसी मेकर्स का जो सेंट्रल रोल है इन पॉलिसी मेकिंग एंड डिलीवरिंग पब्लिक सर्विसेज, उसको कंसीडर करते वक्त वी ऑफन फॉरगेट टू आस्क ए की क्वेश्चन, व्हाट मेक्स एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉम्पिटेंट। क्या शैक्षिक योग्यता पर्याप्त है? तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन केवल क्रिटिकल स्किल्स प्रोवाइड कर सकती है, जबकि इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए वी हैव टू रिक्वायर ए स्पेक्ट्रम ऑफ क्वालिटीज, जैसे कि बिहेवियरल, फंक्शनल एंड डोमेन बेस्ड कॉम्पिटेंसीज। तो यहाँ पे 3 प्रकार की दक्षताओं की बात की जा रही है। तो चलिए एक एक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। सबसे पहले है बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी। बिहेवियरल स्किल्स आर एट द हार्ट ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटेंसी, क्योंकि इसमें शामिल होता इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोथ वर्बल एंड रिटन। यदि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो तो आप इंगेज कर पाओगे विद द वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड पब्लिक इंगेजमेंट। अब स्टेक होल्डर्स में सबसे पहले तो जनता ही शामिल है, पब्लिक इसमें शामिल है, या फिर कोई सोसाइटल ग्रुप शामिल हो सकता है, इंस्टीट्यूशंस इसमें शामिल हैं, या फिर इंटरेस्ट वाले ग्रुप्स इसमें शामिल हैं। और यदि आप अच्छे कम्युनिकेटर हो तो पब्लिक इंगेजमेंट आपका बढ़िया रहेगा, क्योंकि कई बार हम भारत में देखते हैं ऐसे लीडर्स हैं हमारे पास जिनके स्पीच या फिर भाषण सुन के लगता है कि आप कहना क्या चाह रहे हो, पता ही नहीं चल पाता। वैसे ही दूसरा इसमें शामिल होता है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। यदि आप एक अच्छे लीडर हो तो आप यूनाइट करके चीजों को चल पाओगे। एंड नेगोशिएशन स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए टू यूनाइट डाइवर्स टीम्स एंड मैनेज स्टेक होल्डर्स इफेक्टिवली। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है वेरियस या फिर डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में। कई कम्युनिटी उसमें शामिल हैं, कई सोसाइटल ग्रुप्स उसमें शामिल हैं। तो आपके अंदर निगोशिएशन स्किल्स होने चाहिए कि आप उनके डिमांड्स को इफेक्टिवली एड्रेस कर पाओ, उनको आप समझ पाओ। तो ये व्यवहारिक जो दक्षताएं हैं ये एक नेता के अंदर, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में होनी चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी लेवल पे हो, लोकल पंचायत से लेकर एमपी तक। एग्जाम्पल के तौर पे राइटर बताते हैं कि देखिए, जो स्वच्छ भारत अभियान है उसके पीछे की जो सफलता है उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे महिलाओं का है। और महिलाओं में भी वो पंचायती राज की जो लीडर्स हैं, यानी कि हम सरपंच उनको कह सकते हैं। तो विभिन्न पंचायती राज लीडर्स ने ग्रास रूट लेवल पे जाके काम किया, लोगों को इंगेज किया, इसमें समझाया कि स्वच्छता हमारे लिए कितना जरूरी है। तो इनका जो इन्वॉल्वमेंट था महिलाओं का, पंचायती राज लीडर्स का, ये इस अभियान को सक्सेस बना पाया। और इनका जो कम्युनिकेशन रहा लोगों के साथ में वो बहुत बेहतरीन रहा। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट है फंक्शनल कॉम्पिटेंसी। कार्यात्मक दक्षता एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में बहुत बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड रूल्स, टू इंटरवेन इफेक्टिवली इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज या फिर कंसर्न हाउस। इसमें शामिल होता है कि आपको अच्छी समझ होनी चाहिए आपके इंटरवेंशन की इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज, जैसे कि आस्किंग क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन रेज कीजिए, जनता के जो इश्यूज हैं उनको वहां पे रेज कीजिए,
डिस्कशंस को इनिशिएट कीजिए, रेज कीजिए इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैटर्स को। आप में एबिलिटी होनी चाहिए टू मॉनिटर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशंस। यदि कोई कानून बना है, कोई पॉलिसी सरकार लेके आई है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसका ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन होगा और हो रहा है या नहीं हो रहा। ये सब मॉनिटर करने की दक्षता आप में होनी चाहिए। आप प्रोवाइड कीजिए सजेशंस एंड इंश्योर कीजिए इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ द बजट्स। यदि आपके सुझाव अच्छे हैं तो गवर्नमेंट उनको जरूर जो मानेगी। लोगों की जो ग्रीवेंसेज हैं उनको आप एड्रेस करने में मदद कीजिए। कम्युनिकेट कीजिए दिस पॉलिसी गैप्स। तो इस तरीके से जो कार्यात्मक दक्षता है वो भी एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में होनी ही चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, 2022 में एक एमपी थे, उन्होंने 0 आवर्स में एक क्वेश्चन या फिर हम कहें एक मैटर को रेज किया अबाउट द अनरेगुलेटेड एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन ऑफ टोबैको यूजेज ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे पहले आपको पता है कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर इसको रेगुलेटरी बॉडी कोई भी नहीं थी, और खुले में ये लोग जो है घटिया से घटिया कंटेंट परोस रहे थे। तंबाकू से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उनको हाईलाइट नहीं किया जा रहा था। तो ऐसे में इस मैटर के बाद, ये मैटर जब रेज किया गया पार्लियामेंट में, तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस पे संज्ञान लिया एंड मैंडेट किया एंटी टोबैको वार्निंग्स ऑन दी सच कंटेंट्स, जैसे कि ओटीटी। सो यहाँ पे आप देख पाओगे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मैंडेट टू शो एंटी टोबैको वार्निंग्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पॉलिसी बनी, आपने एक क्वेश्चन रेज किया, आप में दक्षता थी कि आप इस मैटर को, आप इस इश्यू को समझ पाए जो कि एक सामाजिक मुद्दा है। ऐसे ही जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके राइट्स को लेकर 2014 में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, प्राइवेट मेंबर बिल। बेसिकली प्राइवेट मेंबर बिल आपको पता है कोई भी एमपी पेश करता है जो कि गवर्नमेंट में नहीं है। सो ये एडवोकेट करता था ट्रांसजेंडर राइट्स को। हालांकि वो जो बिल था वो पास यहाँ पे बताया जाता है कि नहीं हो पाया, लेकिन आगे चलकर सरकार ने एक एक्ट पास किया, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। सो लेजिस्लेटिव एडवोकेसी कैन इन्फ्लुएंस पॉलिसी चेंजेस। इसके बाद है डोमेन बेस्ड कॉम्पिटेंसीज। So domain-based competencies are crucial for elected officials until to meet the specific needs of their constituencies। अब यहाँ पे शामिल है कि जिस डोमेन से आप आ रहे हो, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप आ रहे हो, वहाँ के लोगों की, वहाँ की जनता के जो डिमांड्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनको आप समझ पाओ, आप मैनेज कर पाओ उनके यूनिक, आप मैनेज कर पाओगे अपने खुद के यूनिक पोर्टफोलियो को। आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑफ द स्पेसिफिक डोमेन्स जो रेलिवेंट है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जैसे कि हेल्थ केयर पॉलिसीज या फिर अर्बन प्लानिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, तो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है एंड मेंटल हेल्थ हेल्थ केयर एक्ट है। ये डोमेन एक्सपर्टीज के थ्रू ही आए थे, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा ही इनको जो है सरकार के संज्ञान में लाया गया था। And apart from these domains, awareness of the latest technological advancement and their implications on the public services and economic growth। तो आपको पता होना चाहिए कि समाज में या फिर हमारे देश में या फिर पूरे विश्व में जो नई नई टेक्नोलॉजी है वो आ रही है, उसको समझने की दक्षता आप में होनी चाहिए, और कैसे इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पब्लिक सर्विसेज को बेहतर बनाया जा सकता है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे एड्रेस किया जा सकता है। तो ये चीजें आप में होनी ही चाहिए। इसके अलावा राइटर यहाँ पे बताते हैं इनसाइट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्बन प्लानिंग आर आल्सो फंडामेंटल। ये तो बिल्कुल फंडामेंटल है कि आपके एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतरीन होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम जो नेटवर्क है उसको तो आप इंश्योर कर सकते हो। कई बार हमने देखा है कि नेता, इनके चाहे वो एमपी या फिर एमएलए है, वो गवर्नमेंट में भी रहते हैं, एक अच्छा पोर्टफोलियो उनको मिला हुआ है, मिनिस्ट्री का पद मिला हुआ है, या फिर आप स्पीकर भी बन गए हो, या फिर जो भी, लेकिन आपकी हलके में आप जाओ के देखोगे तो वहां पे सड़कें बिल्कुल टूटी पड़ी है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। बिजली की अगर बात करें हम लोग तो वहां पर भी वो कंडीशंस बिल्कुल पूर है। और ये हर जगह है, किसी का नाम यहाँ पे लेके बताने की जरूरत नहीं है।
हर एमपी के इलाके में, हर एमएलए के इलाके में सेम कंडीशन देखने को मिलेंगी। हाँ, एक्सेप्शंस हो सकता है, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बेहतरीन मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अर्बन प्लानिंग भी बिल्कुल फंडामेंटल है, तो उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। राइट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेहतरीन होना चाहिए, पब्लिक वर्क्स की बात हो सकती है, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज क्रिटिकल। तो ये जो कॉम्पिटेंसीज थी, ये एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में होनी ही चाहिए। अब यहाँ पे मैंने कहा होनी चाहिए, अगर नहीं है तो, अगर मान के चलिए एक नेता है वो इलेक्ट होके आ गया है, फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे एक लीडर में हम ये कॉम्पिटेंसीज को डाल सकते हैं, तो उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे से छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, यदि आप चैनल पे नए आए हो और यहाँ तक पहुंच ही गए हो तो एक सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और मेरा काम अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करके भी आप बता सकते हो। नाउ यहाँ पे बताया गया है कि जो डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स हैं, डाइवर्स ग्रुप्स हैं, या फिर जो एक्सपर्टीज रखने वाले एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ में, और जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ में एक कोलैबोरेटिव इंगेजमेंट होनी चाहिए, ताकि हम लोग इंश्योर कर पाए एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू टैकलिंग कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। ये आसान भाषा में समझिए, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ में एक प्रॉपर मीटिंग हो एक्सपर्ट्स के साथ में, और इन ये जो एक्सपर्ट्स हैं ये रूरल डेवलपमेंट से आएंगे, या फिर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आएंगे, इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ केयर से आ सकते हैं, सोशल जस्टिस से आ सकते हैं। तो ये सब मिलके डिजाइन करेंगे एक बेटर पॉलिसी, और जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी ये इन सब बातों के बारे में अच्छे से समझा सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि इंगेजमेंट होना चाहिए विद द एक्सपर्ट्स ऑफ द वेरियस डोमेन्स। एंड इसके बाद, to effective institutionalize this vision, it is critical or crucial to align these competencies with कर्म योगी competency model। जो आईएएस या फिर जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए सरकार ने कर्म योगी एक मिशन चलाया है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, तो ऐसे ही कर्म योगी मिशन की तरह कोई एक मिशन हमें चलाना पड़ेगा हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए। आइडेंटिफाई हम कर पाएंगे स्किल गैप्स को, एंड इवॉल्व ट्रेनिंग नीड्स, जो भी हमें जरूरत है ट्रेनिंग वो उनको प्रोवाइड की जाए थ्रू दी कम्प्रीहेंसिव कंसल्टेशंस विद स्टेक होल्डर्स, और इसमें स्टेक होल्डर्स को भी हम लोग शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा लिवरेजिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, जो हमारे पास में एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसका हम लोग फायदा उठाएं। वी कुड हार्नेस रिसोर्सेज फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, जो पहले से ही बने हुए हैं उनका हम लोग फायदा उठाएं। जो सिविल सोसाइटी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ट्रेनिंग वगैरह देती हैं या फिर रिसर्च करती हैं इस एरिया में, उनका हम लोग फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो पार्लियामेंट्री रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है फॉर दी डेमोक्रेसीज, उसके साथ मदद ली जा सकती है, कोलेबरेट किया जा सकता है। इसके अलावा नेशनल एंड स्टेट इंस्टीट्यूट है फॉर दी रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, उनके साथ में कोलेबरेट किया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगर सिविल सोसाइटी की हम बात करें तो एक PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च है, उनकी मदद ली जा सकती है। तो एग्जिस्टिंग जो रिसोर्स हैं उनको भी हम लोग लेवरेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें शिफ्ट करना पड़ेगा पब्लिक परसेप्शंस, इनकरेज कर सकते हैं सिटीजन्स को टू डिमांड हाइटेंड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द इलेक्टेड ऑफिशियल्स। आप आते हो अपने एरिया में, मीन्स जो इलेक्टेड मेंबर हमारे एरिया में आता है, जो पब्लिक को भी यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी कि आप डिमांड कीजिए उससे, आप जो है क्वेश्चन रेज कीजिए। ऐसे नहीं कि आंख बंद करके जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में जो आपने प्लेजेस दी हैं उनके ऊपर विश्वास कर लिया। ठीक है, 3 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी जाएंगी, तो आप क्वेश्चन रेज कीजिए ना, कहाँ से दी जाएंगी, कैसे दोगे, क्या रोड मैप है आपके पास। 1 लाख रुपए प्रति ईयर जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको देंगे, महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे, कहाँ से देंगे आप पूछिए। यानी कि जनता को भी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी को लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा अपने आप से ही। आप क्वेश्चन रेज कीजिए इन लोगों से कि आप ये सब जो मैनिफेस्टो में बात कर रहे हो ये कहाँ से करोगे, इसका रोड मैप क्या है। तो 1 लाख रुपए मीन्स जो हर युवा को दिया जाएगा, तो कहाँ से जो है दिया जाएगा, राइट। सो एडवोकेट फॉर civic education program to empower citizens with the knowledge and tool to
टूल्स टू एक्टिवली इंगेज इन पॉलिटिकल डिस्कोर्स। इसके अलावा कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइजिंग ए कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच टू पॉलिटिक्स इज विटल फॉर एडवांसिंग इंडियाज डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये सब हमको बहुत बहुत जरूरी है। तो ये डिस्कशन था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका क्या मानना है इस पूरे इशू पे, और हम लोग क्या बढ़िया कर सकते हैं एड्रेस करने के लिए इस टाइप के इश्यूज को, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। ठीक है, थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।